नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो, एक ऐसा शो जहां हम आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताते हैं। मैं हूं रवि पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार, सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया पर उठा बड़ा सवाल। क्या भारत में पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो रहा है? क्या जो सरकार खर्च करती है उसे जांचने वाला भी सरकार ही चुनेगी? क्या सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया सही है या इसमें बदलाव की जरूरत है? आज हम इसी बड़े संवैधानिक विवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सरकार के तर्क, संविधान का पक्ष और संभावित बदलावों की पूरी जानकारी देंगे। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। क्या सीएजी की नियुक्ति में बदलाव होने वाला है? सरकार और विपक्ष की राय क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है? सस्पेंस और तथ्यों से भरे इस रिपोर्ट को जरूर पूरा देखें। सबसे पहले समझते हैं सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आखिर करता क्या है और क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है। सीएजी भारत का संवैधानिक ऑडिटर है जो सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं में पेश करता है। अगर सरकार किसी योजना या प्रोजेक्ट में गलत खर्च करती है तो सीएजी उसे उजागर करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सीएजी की नियुक्ति सरकार ही करती है तो क्या वह सरकार की गड़बड़ियों को सही तरीके से उजागर कर पाएगा या नहीं। अब आते हैं इस विवाद की जड़ पर। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीपीआईएल ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जिसमें कहा गया कि सीएजी की नियुक्ति पूरी तरह से प्रधानमंत्री और कार्रवाई तंत्र के नियंत्रण में है जो इसे संविधान के खिलाफ बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं है। क्या इस नियुक्ति में किसी स्वतंत्र चयन समिति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? अब जानते हैं याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने अपनी शिकायत में क्या कहा। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सीएजी की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स को रोका जा रहा है। सीएजी की पूरी तरह स्वतंत्रता पर और निष्पक्ष बनाने के लिए एक नई चयन समिति बनानी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि सरकार इस पर क्या कहेगी। अब जानते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कह रही है। सरकार का कहना है कि संविधान पहले से ही सीएजी को सुरक्षा प्रदान करता है। सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह ही हटाया जा सकता है जिसका मतलब है कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है तो यह संविधान के मूल ढांचे को बदलने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन क्या अदालत इस मामले में दखल दे सकती है? इसी संदर्भ में पिछले साल चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और एक स्वतंत्र समिति बनाने का आदेश भी दिया था। क्या सीएजी की नियुक्ति में भी ऐसा ही बदलाव होगा? आइए जानते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया बदलनी चाहिए या नहीं। सरकार अपने ऑडिटर को खुद नियुक्त नहीं कर सकती, इससे हितों का टकराव होगा यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कई देशों में सीएजी जैसी संस्थाएं के लिए स्वतंत्र चयन समितियां होती हैं। भारत में भी इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन और सीबीसी की नियुक्ति में पीएमएलओ और सीजेआई की कमेटी होती है। अब जानते हैं बदलाव के खिलाफ तर्क क्या है। अगर सीएजी की नियुक्ति में कोर्ट हस्तक्षेप करेगा तो संवैधानिक संतुलन बिगड़ सकता है। यह एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है जिससे सरकार के अन्य संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या सीएजी की नियुक्ति को स्वतंत्र किया जाना चाहिए या फिर वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहिए? अब बड़ा सवाल सामने आ रहा है, आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल में एक अन्य लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है। सरकार को आने वाले हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करना होगा। अगर अदालत को लगेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत है तो वह सरकार को एक नई चयन समिति बनाने का आदेश दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। सीएजी की नियुक्ति पर छिड़ी यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि सीएजी की नियुक्ति में बदलाव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? क्या यह एक नई न्यायिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है? कई सवाल सामने आते हैं।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसरो की सैटेलाइट से देखा गया महाकुंभ मेला 2025। अब सोशल मीडिया पर हो रहे हैं फोटो वायरल। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला इतना विशाल था, इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। इसरो ने हाल ही में कुछ ऐसे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज जारी किए हैं जो इस अद्भुत धार्मिक आयोजन की भव्यता को दर्शाते हैं। यह कोई साधारण मेला नहीं था, बल्कि 400 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं का महासंगम था। आज हम आपको दिखाएंगे कि इसरो ने कौन से सैटेलाइट से तस्वीरें ली हैं और जानेंगे कैसे इन इमेज का इस्तेमाल प्रशासन कर रहा था। क्या इसरो की टेक्नोलॉजी से भविष्य में और भी आयोजनों की निगरानी होगी या नहीं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसे दिलचस्प तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है और इस बार इसकी खास बात यह है 144 साल बाद एक दुर्लभ ग्रह नक्षत्र संयोग में हो रहा था। क्या आप जानते हैं इस मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया गया था। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में संगम पर स्नान किया था। आपको बता दें 1,60,000 टेंट और 50,000 अस्थायी दुकानें बनाई गई थी। पूरा इलाका पुलों और मंदिरों और घाटों से सजाया गया था। इसरो ने RISAT 1A और EOS 04 जैसे एडवांस सी बैंड माइक्रोवेव सैटेलाइट का इस्तेमाल कर इस ऐतिहासिक मेले की तस्वीरें ली। इसरो की सैटेलाइट की ताकत, नाइट विजन और ऑल वेदर कैपेबिलिटी, जिससे ये इमेज बादलों के पार से भी ली जा सकती है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM की मदद से भीड़ और यातायात को मैप किया जा रहा था, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल काफी आसानी से हो सका। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद इन सैटेलाइट डेटा को प्रोसेस कर सरकार को भेज रहा था। क्या दिखा इन इमेजेस में? 17 जनवरी 2025 को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में संगम पर लाखों श्रद्धालुओं को स्नान करते देखा गया था। ये इमेज वाकई हैरान करने वाली थी। पूरे क्षेत्र में लाल, पीले और सफेद रंग के टेंट फैले हुए थे। परेड ग्राउंड, शिवा राय पार्क और रेलवे ब्रिज के पास का इलाका भी इन इमेज में साफ दिखाई दे रहा था। क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं, इसरो पहले भी कई बड़े आयोजनों की सैटेलाइट इमेज जारी कर चुका है, लेकिन महाकुंभ 2025 सबसे बड़ा आयोजन था जिसे सैटेलाइट द्वारा मॉनिटर किया गया था और इससे सुरक्षा में भी काफी बढ़ोतरी मिली। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक बंद, 22 मार्च स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। हो सकता हो इसके बाद भी ये बंद रहे। 22 मार्च को कर्नाटक में एक बड़ा बंद होने जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, बैंक, बसें, क्या कुछ नहीं बंद होने वाला है। आखिर ये बंद क्यों बुलाया गया है? क्या सरकारें इसे रोक पाएंगी? इसका आम जनता पर क्या असर होगा? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 22 मार्च को कर्नाटक बंद कई बड़े मुद्दों को लेकर बुलाया गया है। इस बंद का आयोजन कन्नड़ ओकुट्टा और इसके प्रमुख बाटल नागराज द्वारा किया गया है। उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास, इन इलाकों को विकास योजनाओं में पीछे छोड़ दिया गया है। महादई और कलसा बंडूरी जल विवाद, यह भी इस बंद का कारण है। यह प्रोजेक्ट कर्नाटक के किसानों और आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति MES का विरोध हो रहा है, जिसके कारण यह बंद बुलाया गया है। यह समूह बेलगावी को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है। आरोप है कि कर्नाटक को केंद्र से उचित फंड और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण विकास नहीं हो पा रहा है। अब जानते हैं कि इस बंद का क्या असर पड़ने वाला है। तैयार रहिए, क्योंकि ये असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ सकता है। बंद से प्रभावित सेवाएं, शिक्षण संस्थान, बेंगलुरु के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन कक्षा 7, 8 और 9 की परीक्षाएं तय समय पर होंगी। बैंक और वित्तीय सेवाएं, जैसे बैंकों में कोई भी लेन देन नहीं होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन ही एकमात्र रास्ता होगा। परिवहन सेवाएं जैसे बस, कैब, ऑटो की सेवाएं सीमित रहेंगी। नम्मा मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। व्यवसाय और बाजार
मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर भी असर पड़ सकता है। अस्पताल और फार्मेसी चालू रहेंगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध क्या है, इसको भी जानते हैं। मंडैया जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बेंगलुरु और अन्य शहरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सरकार और जनता की इस बंद पर क्या प्रतिक्रिया है, जानिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बंद के प्रमुख बयान। बंद के प्रमुख बयान क्या है, उसको भी समझते हैं। बादल नागराज ने कहा, यह बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। सरकार को हमारी मांगें माननी होंगी। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, बंद के बावजूद परीक्षाएं समय पर होगी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। व्यापारी और यात्री चिंतित हो रहे हैं, बंद से कहीं उनके व्यापार और यात्रा पर असर न पड़ जाए। यह था 22 मार्च कर्नाटक बंद का पूरा अपडेट। यदि आप कर्नाटक में हैं तो पहले से ही अपनी योजना बना लें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या करें क्या ना करें, घर से बाहर निकलने से पहले बंद की स्थिति को चेक करें। ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें। जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें। अब आप क्या सोचते हैं, क्या यह बंद सही है? क्या सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगें मान लेनी चाहिए? लेकिन एक सवाल अभी भी सामने है, क्या 22 मार्च के बाद भी ये बंदी जारी रहेगी या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की रहेगी? ये थी आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। आप किस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।